आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, और वो भी गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। मैं आपको बताऊं कि स्फेरिकल सेल का मतलब होता है खोखला स्फेयर, एक ऐसा स्फेयर जो कि अंदर से खोखला है और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर सॉलिड स्फेयर होता यानी अंदर में भरा हुआ स्फेयर होता, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल कर अपने चैनल पे डाल दिया है। आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खोखला स्फीयर के कारण निकाल रहे हैं, जिस खोखले स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थीन स्फेरिकल सेल है जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस थीन स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। इस थीन स्फेरिकल सेल का रेडियस आर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने उस थीन स्फेरिकल सेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिया है, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज इस पर कितना दिया हुआ है Q, और इस आर रेडियस वाले स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए यहां पर हम लोगों को इस थीन स्फेरिकल सेल के सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर के पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को 3 स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए निकालना होगा। पहला पोजीशन जब P पॉइंट जो हो इस स्फेरिकल सेल के बाहर में हो। दूसरा जब P पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे हो। और तीसरा जब स्फेरिकल सेल के इनसाइड में हो। तो तीनों केसेस के लिए हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला केस के लिए हम लोग निकालते हैं जब P पॉइंट, आप देखिए इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से P पॉइंट जो है इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में हो, और इस स्फेरिकल सेल से कितना डिस्टेंस पे हो आप देख सकते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर। इस स्फेरिकल सेल का रेडियस कैपिटल R है, और P पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से हर केस में हम लोग दिखाएंगे स्मॉल r। अब देखिएगा इस स्फेरिकल सेल पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए P पॉइंट पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग लिख दिया वेक्टर E। अब P पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है गॉस थ्योरम की मदद से। तो गॉस थ्योरम का मदद से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को गॉसियन सरफेस चाहिए। यहाँ पर गॉसियन सरफेस है नहीं, तो हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, और P पॉइंट से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन करेंगे इसके चारों तरफ। क्योंकि आप जानते हैं कि गॉसियन सरफेस जो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो सिमेट्रिक लेते हैं, और आप जानते हैं कि अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस भी ले लिया। अब हम लोग गॉस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले केस 1 के लिए बात कर रहे हैं। व्हेन P पॉइंट इज outside the spherical cell। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में होने का मतलब है स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखिए हम लोग गॉस थ्योरम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप जानते हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स डी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज। कहां का चार्ज, उसके इनसाइड का, गॉसियन सरफेस के इनसाइड का चार्ज, और उसका कितना 1/ε0 टाइम्स। आप देख सकते हैं इस डी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर E और डॉट वेक्टर DA क्या हुआ, DA इस गॉसियन सरफेस का P पॉइंट पर का जो स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट का वेक्टर हुआ। तो देखिए इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के वेक्टर को वेक्टर DA से दिखाएंगे, और यह वेक्टर DA जो है इस गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब देखिए आगे हम लोग उस गॉसियन सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में आप देख सकते हैं टोटल कितना चार्ज है, जो इस स्फेरिकल सेल पे जितना चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है वही इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड का चार्ज है। तो चार्ज की जगह पे हम लोग लिखेंगे Q इंटू 1/ε0। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू लिखते हैं AB cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे E DA cos थीटा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं
वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ई डी ए कॉस 0 डिग्री हम लोग लिखेंगे और ये इक्वल में हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग ई को बाहर ले लेंगे, अंदर में इंटीग्रेशन में बचेगा डी ए और ये इक्वल में हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं इसके आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे ई इनटू, देख सकते हैं आप dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यह a क्या है, इस गॉसियन सरफेस का, यह जो p पॉइंट से पास करता हुआ है स्मॉल r रेडियस का जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया है। क्योंकि dA इसका स्मॉल एरिया था तो a जो होगा इसका होल एरिया पूरा एरिया होगा, तो पूरा एरिया इसका कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इसलिए a की जगह पे हम लोग लिखेंगे e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए अब e इज इक्वल टू आप देख सकते हैं कितना होगा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल के कारण p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया जब p पॉइंट जो है उस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड में हो। अब अगला केस में हम लोग पढ़ेंगे जब p पॉइंट उस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे हो, और फिर उसके अगला केस पढ़ेंगे जब उसके इनसाइड में हो। और तीनों केस बताने के बाद मैं लास्ट में आपको 2 टिप्स भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 पे जब p पॉइंट स्फेरिकल सेल के सरफेस पे हो। आप देख सकते हैं p पॉइंट यहाँ पे सरफेस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इस पूरे स्फेरिकल सेल के कहीं भी सरफेस पर के किसी भी पॉइंट पे। तो p पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि जब सरफेस पे हम p पॉइंट रखेंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं व्हेन p इज आउटसाइड द सेल, तो आप देख सकते हैं उस केस में हम लोग को फॉर्मूला कितना आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। बट when p is on the surface of the shell, जब सेल के सरफेस पे होगा तो आप जानते हैं कि ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल R के। जब सरफेस पे p पॉइंट जब बाहर था तो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा था, लेकिन जब p पॉइंट सरफेस पे आएगा तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो इस स्मॉल r के जगह पे ऊपर वाले फॉर्मूला में हम कैपिटल R डाल देंगे और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस पे। तो आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू और स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R स्क्वायर। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पर। आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए E इज इक्वल टू, और आप देख सकते हैं इस फॉर्म यहाँ से Q के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। तो देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q की जगह पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा और नीचे में है R स्क्वायर। तो देख सकते हैं 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपको फाइनली कंक्लूड होके मिलेगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। किसी स्फेरिकल सेल के यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर अथवा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जहां पे सिग्मा जो होगा उस स्फेरिकल सेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। हमने सरफेस पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला है वो केस 1 में जो फॉर्मूला निकला था उसको कोट करके हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला है। आप चाहते तो यहाँ पे P पॉइंट से कैपिटल R रेडियस का पास करता हुआ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करके और गॉस थ्योरम अप्लाई करके भी इस फॉर्मूला को आप डिड्यूस कर सकते थे। वैसी स्थिति में केवल फर्क ये पड़ता कि जहां पर आपने केस 1 में गॉसियन सरफेस के एरिया की जगह पे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखा था, वहां पे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखते, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया जो होता 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होता है क्योंकि P पॉइंट जो है सरफेस पे है, और उस स्थिति में आपको ऐसा ही फॉर्मूला मिल जाता।
तो चलिए सरफेस पर का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 3 जब पी पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड के किसी पॉइंट पे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केस 3 पे जब पी पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से स्मॉल है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले पी पॉइंट से पास करता हुआ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग पी पॉइंट से पास करता हुआ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन हमने कर लिया। अब पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स अंदर के चार्ज का। आप बताइए यह जो पी पॉइंट से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में क्या चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि आप स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज दिए हुए वो उसके सरफेस पे है। तो यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो कितना चार्ज है? 0। तो इनसाइड का चार्ज इनटू कितना? 1/ε0। तो ये आप देखिए d5 को हम लोग लिख सकते हैं EDA। अगर एंगल नहीं मालूम है तो हम लोग cos थीटा भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 0। E बाहर हो जाएगा, अंदर में DA cos थीटा बराबर 0, इसलिए E बराबर 0। तो आज हम लोग को जानकारी हुआ कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है। तो हम लोगों ने तीनों स्थितियों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब हम लोग इस टॉपिक से जुड़ा हुआ 2 टिप्स पढ़ेंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 पे। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण। स्फेरिकल सेल कहने का मतलब खोखला स्फीयर के कारण, जिसके अंदर में खाली जगह है और उस खोखले स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसके सरफेस पे, और उसके कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है। लेकिन यदि स्फीयर जो है खोखला ना होकर अंदर में भरा हुआ होता, जिसको सॉलिड स्फीयर कहा जाता है, अगर स्फीयर सॉलिड स्फीयर होता और इसके पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता, तब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे वॉल्यूम के थ्रू आउट तभी हो सकता है जब यह स्फीयर नॉन कंडक्टर हो। नॉन कंडक्टर, क्योंकि अगर यह सॉलिड स्फीयर कंडक्टर रहता तो ये प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते और उस कंडक्टर से कंडक्ट होकर फिर सरफेस पे आ जाते, यानी इसकी स्थिति इसके जैसी हो जाती, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर रुक ही नहीं पाता, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते और ये कंडक्ट करके इसके सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो अगर कंडक्टर सॉलिड स्फीयर हो तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, वो अगर सॉलिड स्फीयर हो, स्फेरिकल सेल के बदले अगर सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टर हो, तो उस स्थिति में भी वही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर हो लेकिन नॉन कंडक्टर हो, तो उस स्थिति में उसका अलग फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैं अभी यहाँ पे लिख भी दूंगा और इस फॉर्मूला को हमने प्रूफ करके अपने चैनल पे डाल भी दिया है। यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूला एक जगह लिख के दिखाता हूं और उनका वेरिएशन भी दिखाता हूं, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं, ये सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, सरफेस, और इधर किसका पढ़े थे? आउटसाइड सरफेस, और इधर हम लिखेंगे आपको इनसाइड सरफेस का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर 3 स्थिति के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, देख लीजिए। और यहां पर भी उसी तरह से सरफेस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देंगे। यहां पर सरफेस के लिए लिख देंगे, यहां लिख देंगे आउटसाइड द सरफेस, और यहां लिखेंगे इनसाइड द सरफेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सीखा है। यहाँ पे हम लोग सीखे थे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्मॉल r स्क्वायर। यदि बाहर के जो आउटसाइड का जो पॉइंट है, अगर उसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर, और इस पे गिवन चार्ज जो है Q है, कैपिटल Q। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था सरफेस पे जब हो तो 1/4πε0 और Q/R स्क्वायर।
और याद होगा सरफेस की इन साइड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीखा था, E इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, सेम जो स्थिति वहां पे है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। r जो है उस आउटसाइड के पॉइंट P का इसके सेंटर से डिस्टेंस है। यहाँ पर जब सरफेस पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जब सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर, तो इसका होता है 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। और यहां पर जब इन साइड में इसका फॉर्मूला देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R Q इंटू स्मॉल r। तो ये तीनों स्थितियों के लिए दोनों स्फीयर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया। जब चार्ज स्फीयर सेल के रूप में हो यानी खोखला हो, और जब चार्ज स्फीयर सॉलिड स्फीयर के रूप में हो यानी भरा हुआ, अंदर से भरा हुआ लेकिन कैसा, नॉन कंडक्टर। अब जरा आप मैं दोनों स्थितियों के लिए मैं आपको ग्राफ भी ई और आर के बीच में दिखाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, दोनों स्थिति आपको आपके सामने क्लियर रहे। यहाँ पे आर है और यहाँ पे ई है, और उसी तरह से मैं यहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ खींच के यहां भी दिखाऊंगा। चलिए अब देखिए यहां पर अंदर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब ही आप इसके सरफेस पे पहुंचे यानी सेंटर से आर डिस्टेंस तक, कैपिटल आर डिस्टेंस तक, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0, और यहाँ पे जब ही हम आए तो अचानक से यहाँ पे तो जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे जब ही आए तो यहाँ पे कैपिटल आर डिस्टेंस पे जब ही आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू, ये यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ होगा इस वाले एक्सिस पे, लेकिन मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन आप इससे अब जब ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्मॉल r जो है कैपिटल R के इक्वल है, लेकिन इससे आगे जब ही आप बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं डिस्टेंस के इंक्रीज करने से ये घटने लगेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर का यह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो घटने लगेगा। तो उसका ग्राफ देख लीजिए, ऐसे हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे कर्व ग्राफ होगा E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले केस के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और इसके सरफेस से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे r बढ़ेगा, r का वैल्यू बढ़ेगा, E घटता जाएगा। तो ये हमने आपको E और R के बीच का ग्राफ बताया स्फेरिकल सेल के लिए। अब देखिए हम सॉलिड स्फीयर के लिए आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जैसे यहां पे था वैसे ही सरफेस पे यहां पर भी होगा। तो देखिए सरफेस पर कब आएंगे, जब स्मॉल r किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कैपिटल R के। तो आप सरफेस पे आएंगे, और सरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सिस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन आप जैसे जैसे सरफेस से आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं R का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, E घटता जाएगा। E जो है R स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से वेरिएशन होगा जैसे उस वाले ग्राफ में हुआ था। यहाँ पर ये जैसे से R बढ़ेगा E घटता जाएगा, E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो इसलिए ये डिक्रीज होता जाएगा R के साथ। लेकिन आप देख लीजिए जब सरफेस के अंदर रहेंगे यानी स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से छोटा होगा, तो वैसे केस में आप देख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है Q/4πε0 कैपिटल R क्यूब, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज होने वाली नहीं है। यानी E का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल r पे, और E जो है स्मॉल r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है ओरिजिन से सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ओरिजिन से। तो देखिए ये ग्राफ होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां के लिए भी मैं बता दूं, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, सरफेस पे, और इधर देखिए वैल्यू क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डिक्रीज कर रहा है। और इधर सरफेस के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो जीरो से बढ़ते हुए सरफेस पर के वैल्यू के तरफ आ रहा है। यानी
यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे है, इधर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और इधर भी वैल्यू सरफेस पर के वैल्यू से कम है, जो कि 0 से बढ़ते हुए सरफेस पर के वैल्यू की तरफ आ रहा है। तो आप दोनों स्थितियों का ग्राफ देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने एक जगह दोनों ग्राफ रखा क्योंकि अक्सर जो है इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमने एक जगह आपको खींच कर दिखाया, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये रहा टिप नंबर 1। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टिप नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। मैं आपको बताऊं कि एक स्फेरिकल सेल है जिसपे क्यू चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फेरिकल सेल का रेडियस कैपिटल आर है और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर इस स्फेरिकल सेल पर जो क्यू चार्ज दिया गया है, अगर इस क्यू चार्ज को अगर हम सेंटर पर एज्यूम कर लेते हैं, देखिएगा इसके सेंटर पे पूरे स्फीयर पर के चार्ज को अगर इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पर अगर हम एज्यूम कर लें, सेंटर पर उसको हम कंसंट्रेटेड मान लें, सेंटर पर उसको रख लें, तो इस सेंटर पर के चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं, आप जरा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, पहली स्थिति का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी स्थिति का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है। यानी कहने का मतलब किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे चार्ज को अगर उसके सेंटर पे प्लेस कर दे, तब उसके कारण उतने ही डिस्टेंस पर के पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में भी काम आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।